हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़। इसमें जो कहानी है, सबसे पहले कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ, ये भेजी है मुझे रेखा नेगी ने पौड़ी से। ये पौड़ी में अपना एक बिज़नेस करती हैं और ये हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स के फ्रेंड हैं, मतलब डिस्टेंट फैमिली फ्रेंड्स कह सकते हैं आप। तो घटना है पौड़ी के। उन्होंने मुझे बोला कि आप ना ये कहानी ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये रिसेंटली पौड़ी गढ़वाल में और आसपास के एरिया में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और पौड़ी का एक गांव है जो थैलीसैंण ब्लॉक में आता है और वो सीमांत गांव है जिसका नाम है टीला। आखिरी गांव माना जाता है वो। और वहाँ से थैलीसैंण पड़ता है 82 किलोमीटर और पौड़ी पड़ता है तकरीबन 72 किलोमीटर्स। तो ये घटना है टीला गांव की, पौड़ी गढ़वाल के। तो घटना ऐसी है कि उस गांव में एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्होंने घर वालों को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की और हर संभव प्रयास किया मतलब मनाने का, लेकिन पेरेंट्स नहीं माने। तो क्या हुआ कि पेरेंट्स ने उस लड़की की शादी ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं तय कर दी। तो लड़की उस शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो उसने उस लड़के से बात की, और आजकल तो फ़ोन वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं और सुविधाएं हैं, तो मैसेजिंग हो जाती है इजीली। तो जैसे भी करके उसने उस लड़के को मैसेज भेजा कि भाई मेरी शादी तय हो गई है और 1 हफ्ते में मेरी मतलब शादी होने वाली है। तो वो लड़का उससे मिला और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ना भाग जाएंगे और हम जंगल में छुप जाएंगे। और वो ना जंगल चले गए। तो इधर घर पे उस लड़की की खोजबीन शुरू हुई। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये उस लड़के के साथ भाग गई है, चली गई घर से। तो पेरेंट्स ने क्या किया कि लड़के वाले जो हैं जहाँ पर शादी तय हुई थी उनको बुलाया, उनके साथ पूरा विचार विमर्श किया और सारी समस्या बताई कि ऐसा ऐसा हो गया, भाई अब क्या करें। तो सब ने मिलजुल के ये फैसला किया कि छोटी वाली बहन जो है लड़की की, उसी से इस लड़के की शादी कर दी जाए, क्योंकि सारे कार्ड छप जाते हैं, सब कुछ इंतज़ाम हो जाते हैं, तो इज्जत भी रह जाएगी और घर से बारात मतलब विदा होकर लड़की चली जाएगी। तो लड़के वाले भी अग्री कर गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, छोटी बहन से शादी कर लेते हैं। तो लड़की की छोटी सिस्टर से उसकी शादी हो गई और लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। और क्या हुआ कि गांव की कुछ औरतें जो हैं वो जंगल जाती थीं घास लेने के लिए। तो घास लेने के लिए जाती थीं तो उन्होंने क्या देखा सुबह सुबह कि 2 लाशें एक पेड़ पे लटक रही हैं। तो उन्होंने बहुत हल्ला मचाया और उन्होंने क्या किया कि वो लड़की वाले जो थे उनको इन्फॉर्म किया कि ये लाशें ऐसी जंगल में लटक रही हैं। और ये घटना उस बहन की शादी मतलब जो लड़की ने सुसाइड किया उसकी बहन से जो शादी तय हो गई थी उससे पहले ही पता चल गई थी ये चीज़ें। लेकिन सारे गांव वालों ने भी छुपाया इसको, लड़की वालों ने भी छुपाया, क्योंकि गांव की इज्जत का भी सवाल हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले शादी हो जाने देते हैं ये, और उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो लड़की विदा हो गई, सब कुछ हो गया। उसके नेक्स्ट डे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हमारी लड़की भाग गई थी और गांव वालों ने लाश देखी है जंगल में। तो वो रेखा नेगी जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है वो बताती हैं कि दीदी वो लाशें जो है ना कीड़े मकोड़ों ने खा दी हैं, क्योंकि ये पिछले साल, ये 2023 चल रहा है, 2022 के जून की घटना है। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं जंगल में, जानवर भी होते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 5-7 दिन में जो है वो लाशें जो हैं बहुत बुरी तरह से खा दी थी कीड़ों ने।
फिर पुलिस को बुलाया गया, पोस्टमार्टम वगैरह वो सब कुछ हुआ, जो भी जितना भी कुछ शरीर में बचा था, और उनका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन लड़की के माँ बाप अभी भी मतलब दुखी थे, नाराज़ थे, और वो मतलब जो भी है बेमन से कर रहे होंगे सब क्रियाएं जो भी थी। तो क्या हुआ उसके बाद कि वही रूटीन होता है गांव में, जंगल में औरतें सुबह सुबह ही जाती हैं घास लेने के लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाती हैं 7-8 बजे के करीब, और 9-10 बजे के करीब घर पे आ जाती हैं 1-2 घंटे में अपना काम करके। तो कुछ गांव की औरतें जंगल गईं घास लेने, तो वो कहने लगे हमें ये, चाहे साइकोलॉजिकली कहो या कुछ भी कहो, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई आसपास में है, मतलब बहुत माहौल कुछ भारीपन सा और ये सब लगने लगा। तो उनको ये लगा कि भाई ये अभी अभी घटना घटी है, तो हो सकता है अभी हम लोगों को वहम होगा और इस तरह से फील हो रहा होगा। तो फटाफट अपना काम करके जंगल से आ गई। तो अब एक औरत नहीं, वो लेडीज़ ही जाती हैं जंगलों में घास लेने हमारे पहाड़ों में, तो ऐसी एक नहीं, वैसे बहुत सारी औरतों के साथ हुआ, और बाद में वो दिखने लग गए। तो इतनी ज़्यादा दहशत का माहौल हो गया कि लोगों ने, औरतों ने जंगल जाना छोड़ दिया बिल्कुल, टीला गांव की औरतों ने। और जंगल भी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल 2-2.5 किलोमीटर होगा। तो जंगल जाना बिल्कुल छोड़ दिया उन लोगों, टीला गांव की औरतों ने। और उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से हो रहा है। और कुछ ही दिनों के बाद ये घटना शुरू हो गई कि जो भी रोड है वहाँ पर, सड़क के किनारे जो टीला के आसपास के जगह हैं, टीला से पहले पड़ता है गांव, उसका नाम भैंसोड़िया है। तो वो भैंसोड़िया गांव जो है वहाँ पर भी रोड मतलब उधर से ही जाती है, भैंसोड़िया जाता है, फिर टीला आता है। तो भैंसोड़िया से टीला, टीला से भैंसोड़िया, इस तरह से वो गाँव में ना आपस में शादियाँ होती हैं, मतलब भैंसोड़िया की लड़की और टीला का लड़का, या टीला की लड़का वहाँ की लड़की। तो वो गांव आपस में जुड़े हुए हैं सड़क के द्वारा। तो सड़क में अब वो रात के टाइम दिखने लगे हैं, मतलब दिन में तो जंगल में दिखने हैं, और रात को वो रोड पे दिख रहे हैं। और बाकायदा अभी वो बता रही थी रुचि नेगी कि मेरा एक ब्रदर इन लॉ है, उनके मतलब कोई दूर के ब्रदर इन लॉ, उनकी शादी थी कोई अक्टूबर के महीने में पिछले साल। तो कहने लगे कि हमारी गाड़ी को तो कोई खाई में ऐसा लग रहा धकेल रहा है, ज़बरदस्ती धकेल रहा है, और हम सब लोग गाड़ी को खींचने पे लगे हुए हैं, और कोई अदृश्य शक्ति जो है गाड़ी को धकेल रही है पहाड़ी से नीचे की तरफ। तो कहने लगे सारी देवी देवता भगवान को याद करके बड़ी मुश्किल से हमने मशक्क़त करके अपनी गाड़ी बचाई। और ये वहाँ के लोकल न्यूज़ में भी आया है, और ये बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बना हुआ है वहाँ के लोगों के लिए कि अब वो लड़का और लड़की रात को रोड पे और दिखते ही दिखते हैं, मतलब शाम के टाइम। अब उन लोगों में इतनी दहशत का माहौल है, 1 साल हो गया इस घटना को। और अभी कह रही थी कि टीला में कोई नचाई थी, हमारे देवता वगैरह की नचाई होती है, पूजा होती है। तो टीला से भैंसोड़िया आ रहे थे, तो रास्ते में फिर वो लड़का और लड़की दिख के रास्ता रोक रहे थे। तो जिन पे देवता आता है उन्होंने कहते हैं अपना चिमटा ऐसे निकाल के ऐसे कहा उनको, अलग हो जाओ। उन पर आ गया देवता एकदम से, और उन्होंने कहा हटो 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 यहाँ से। तो वो कहने लगे, वो बिल्कुल किनारे हो गए, तब उनकी गाड़ी निकली। तो अब जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है उस रोड से निकलना, वो अपनी व्यवस्था करके, मतलब कुछ यंत्र वगैरह या किसी साधक को साथ ले जा करके जा रहे हैं, वरना शाम के टाइम उस रोड पे अब चलना बिल्कुल बंद हो चुका है। भैंसोड़िया से टीला, टीला से भैंसोड़िया कोई नहीं आ रहा है, और वो दिखते ही दिखते हैं, मतलब कोई ये नहीं सोच सकता कि आज नहीं दिखेंगे, हमको नहीं दिखेंगे, वो सबको दिख रहे हैं वहाँ पर। और इतनी ज़्यादा दहशत का माहौल है कि वो बहुत तंग कर रहे हैं। तो गांव के सब लोगों ने उसके पेरेंट्स से आके बोला कि भाई इनकी आत्मा की कुछ शांति करो, कुछ करो। लेकिन वो माँ बाप इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि वो कह रहे हमारी तरफ से वो मर गई, हम कुछ नहीं करेंगे। तब ये बोल रही थी रेखा नेगी जो हैं, ये कह रही थी कि मैंने एक, हमारे पंडित जी हैं एक जो उस गांव के, उनके परिवार के भी पंडित जी हैं, वो गुरुजी बोलते हैं हम उनको। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि यही कुछ करो गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि जब तक परिवार के लोग सहमति नहीं देते हैं, यानी कि वो शामिल नहीं होते हैं उस क्रिया में, तब तक उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो कहने लगे कि अब ये भी सुनने में आया है कि जो दोनों परिवार हैं, यानी कि जो लड़की वाले और जहाँ शादी हुई थी लड़के के घर में, उन दोनों ने अपनी वो किलाना कहते हैं ना, वो कुछ कीलक होता है, वो करा दिया है। तो उनको तो कोई परेशानी नहीं हो रही है।
लेकिन वो बाकी गांव के लोगों को ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मतलब जंगल कैसे जाएं, घास नहीं ला सकते, सड़क में जाएं शाम के टाइम, तो मतलब जो भी है 5 बजे से पहले पहले गाँव एक दूसरे गाँव में आना जाना बाई रोड जो है वो हो रहा है, और बाकी शाम के टाइम बिल्कुल वो रोड बंद हो जा रही है कि वो दिख ही रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर दुर्घटना की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो गई हैं। तो ये घटना सुन के ना मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि कोई लड़की अगर अपनी पसंद से शादी करना चाहती है तो क्या इतना बड़ा अपराध हो गया कि मरने के बाद भी उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं। मतलब माँ बाप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी अवेयरनेस की कमी है, एक संकीर्ण मानसिकता की का परिचायक है ये घटना जो है, कि भाई अब तो वो संसार से चली गई, भाई अब उससे किस बात की दुश्मनी, अब उसके आत्मा की शांति के लिए प्रयास कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। अब वो दोनों इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है, और इस तरह की मृत्यु में आत्मा भटकती है। उनको हो सकता है अब रियलाइज़ हो रहा हो कि हमने गलती की। आत्महत्या के पश्चात वो घटना कहते हैं रिपीट होती है रोज़, वही जब तक उनकी मृत्यु का करेक्ट टाइम जो था वो पूरा नहीं होता तब तक ये घटना रिपीट होती रहती है। यानी कि रोज़ उनको उसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और वो कितना आपस में प्रेम करते होंगे कि जो उन्होंने मरने की ठान ली। और पेरेंट्स भी क्या हैं जो बिल्कुल माफ़ी नहीं कर रहे हैं आजकल। उनको मुझे सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, और मैं सोचती हूँ कोई जाके उनकी काउंसलिंग करे भाई कि ऐसा मत करो। और मैं इस बात का भी खंडन करती हूँ कि जो पंडित जी कह रहे हैं ना कि उसकी मुक्ति परिवार वालों की सहमति के बिना नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कि प्रेतों की मुक्ति कराई गई है और बिना पेरेंट्स की सहमति के कराई गई है। कई प्रेत तो ऐसे हैं, अब अगर GD गोयनका की घटना सुने, जिनका कल्याण आता है मैगजीन, उनको एक प्रेत मिला समुद्र के किनारे, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे मुक्त करें, और आप साधक हैं, और उन्होंने किया उसको मुक्त। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, कई करोड़ों करोड़ों युगों से कई प्रेत भटक रहे हैं, और बहुत लोगों ने ऐसे साधक हैं जिन्होंने उनको मुक्त किया है। तो मैं सोचती हूँ इस मेरी अगर वीडियो कोई देख रहे हैं पौड़ी में कुछ, तो प्लीज़ ये प्रयास करें, कोई साधक को लेके जाएं और उन जीवात्माओं को मुक्त करने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, उन्होंने प्रेम किया था। ये अलग बात है कि समाज उसको सहमति नहीं दे रहा था या समझ नहीं रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हैं और उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए कि मृत्यु के बाद भी वो सज़ा भोग रहे हैं। तो ये बहुत सैड स्टोरी है, घोस्ट स्टोरी है, लेकिन साथ ही ये बहुत सैड स्टोरी भी है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। तो ये अब दूसरी घटना जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये घटना मैं एक बार बस में ट्रैवल कर रही थी गोपेश्वर से बद्रीनाथ के लिए। तो हम लोगों की जो गाड़ी थी वो रास्ते में ख़राब हो गई, तो हमें ना बस में जाना पड़ा। तो हमारा जो ड्राइवर था उन्होंने कहा कि आप सर ये बस ले लीजिए और आप जोशीमठ निकल जाइए, मैं गाड़ी लेके जोशीमठ पहुंच जाऊंगा। एक बस जा रही थी, तो उन्होंने हाथ दिया और हम उस बस में बैठ गए, और हमारी फैमिली भी साथ में थी। तो वहाँ पर मुझे 2 लड़के मिले, ऐसी बातचीत करते हैं। मेरे गोदी में छोटी बच्ची थी, तो उसके साथ खेल रहे थे और बात इस तरह से बातें चल रही थी। तो वो लड़के ऐसी घटनाएं चलने लगी पहाड़ों के, देवी देवताओं की और यहाँ की अच्छी प्रसिद्ध जगहों की, और पांडुकेश्वर का नाम पांडुकेश्वर क्यों पड़ा, फलानी जगह यहाँ पर बहुत देखने लायक है, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर आप देख के आना, वो सुबह 4 बजे उठ करके भगवान के जो नरसिंह भगवान हैं उनको स्नान कराया जाता है, और उनका जो ग्रेनाइट की मूर्ति है और उसका हाथ पतला होता जा रहा है, बाल के बराबर उसका हाथ जिस दिन हो जाएगा और वो टूट जाएगा, तो कहते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते आम जाति के मनुष्य जाति के लिए बंद हो जाएंगे। इस तरह की घटनाएं मतलब वो मुझे सुना रहे थे। तो वो कह रहे थे कि हमारे एक चाचा जी हैं, मतलब वो लड़के बता रहे थे मुझे, जो अननोन थे मेरे लिए, पर ये घटना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं बहुत टाइम तक इस घटना के बारे में सोचती रही। तो मैंने सोचा कि मैं इसको शेयर करूँ। तो वो कह रहे थे कि हमारे एक चाचा जी हैं और उनके एक दोस्त हैं, तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, मतलब वो साधु सन्यासियों से मिलते रहते हैं और सबको जानकारियाँ लेते रहते हैं अध्यात्म के विषय में कि कहीं किसी सन्यासी से कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। तो वो ऋषिकेश हरिद्वार बहुत घूमते हैं। तो कहने लगे कि एक सन्यासी मिला उनको ऋषिकेश में, और उन्होंने बोला कि अगर तुम सच में किसी अच्छे गुरु की तलाश में हो, साधक की तलाश में हो, तो तुम ऐसा करो, बद्रीनाथ की तरफ जाओ और
मन में संकल्प लेके जाओ कि हे प्रभु हमारी सहायता करो और हमें किसी अच्छे साधक से मिलवाओ। और ये सोच के तुम गंगा जी में स्नान करके और यात्रा शुरू करो ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि पांडुकेश्वर के पास एक जगह है, मतलब पांडुकेश्वर है जगह, फिर वहाँ से है गोविंद घाट। गोविंद घाट से रास्ता है नीलगिरी, कहते हैं उसको नीलगिरी, पक्की पहाड़ियाँ नीलगिरी की साइड मतलब। तो उस तरफ कहने लगे एक पेड़ है, जो नीलगिरी जंगल है उसमें एक पेड़ है और कहते हैं उसमें आज भी काकभूषणी रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्यासी लोग साधना के लिए जाते हैं। तो अभी मैं रिसेंटली कुछ रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कर्नाटका की एक लेडी हैं, उनको काकभूषणी जी के दर्शन हुए हैं और वो बता रही थी कि मुझे ऐसे दोनों पंखों से ऐसे प्रणाम किया उन्होंने और मेरी साधना में बहुत मदद की, पूरी रामायण मुझे सुनाई उन्होंने। तो और वो काफ़ी एज की हो गई हैं, आई थिंक शी इज़ 95 नाउ, और वो बैठ के ठीक से बात भी नहीं कर पाती। कोई रिपोर्टर उनके पास जाके बात कर रहे थे, अभी मैंने वो घटना देखी। तो मुझे वो बात याद आ गई, वो घटना मैं देख रही थी तो मुझे ये वाली घटना याद आ गई, तो मैंने सोचा शेयर करती हूँ। तो वो दोनों व्यक्ति जो है पांडुकेश्वर हनुमान मंदिर से फिर गोविंद घाट की तरफ को गए। फिर वहाँ से आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और जंगल में चलते 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 कहीं पानी पीते हुए, कि झरनों में से स्नान करते हुए वो जंगल में आगे चले जा रहे थे। तो उन्हें आगे एक ग्लेशियर बहता हुआ नजर आया और उसके सामने दिखी उनको एक गुफा। तो जब वो आसपास इन्होंने नज़र दौड़ाई तो उन्होंने देखा उस गुफा के पास है एक सन्यासी। उन्होंने उनको प्रणाम वगैरह किया और बोला कि महाराज हम लोग ऋषिकेश से आए हैं और हम लोग साधकों की तलाश में आए हैं कि हमें भी कुछ प्राप्ति हो जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए किसी से, ये सोच के हम आए हैं। तो हमें आपके दर्शन हो गए, तो अब आप हमें कुछ उपदेश दीजिए और कुछ हमारी मदद हो सकती है, और ये बताइए हमारा रास्ता सही है कि नहीं है। इस तरह की बातचीत मतलब अध्यात्म की चर्चा होने लगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हें बहुत कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन मैं पहले तुम्हारी परीक्षा लूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज जी ठीक है। तो कह रहे क्या करना होगा? कह रहे अच्छा पहले तो तुम एक काम करो, ऐसा करो इसमें नहाओ, बारी बारी से जाओ, पहले एक जना जाओ नहा के आओ और ऊपर की तरफ जाना थोड़ा इस नाले में ऊपर, और ऐसे बारी बारी दोनों करो पहले। तो उन्होंने कहा अच्छा जी बहुत बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो। एक जने ने क्या किया, अपना कपड़े वपड़े वहाँ पे उतारे और अपना तौलिया बांधा और ऊपर की तरफ चला गया। तो ऊपर वो जैसे ही वो नहा के बाहर निकला, अच्छी तरह नहाया धोया, ठंडा पानी इतना होता है तो फटाफट नहा धो के निकला होगा बाहर। तो कहने के नहा के बाहर निकला और जैसे निकला तो कहने लगे कि एक लेडी हाथ में बिल्कुल थाल लिए हुए जिसमें बहुत सारा खाना था, सुरक्षित खाना था, और एक खाली थाली साथ में लेके आई और कहा कि इसमें से जितना खाना है उतना निकाल लो, तुम भूखे होंगे। तो कहने लगी कि मैं एकदम सम्मोहित सा हो गया उनको देख करके, और मैंने जो है इतनी ज़्यादा भूख महसूस हो रही थी कि मैंने सारा खाना ले लिया। तो उन्होंने बोला कि देखो जितना खाना खाना है उतना ही निकालना। उनका नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लूँगा सारा। उनका लेकिन पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, इस खाने को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना है, मतलब खाना ही है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं सारा खा लूँगा। तो कहने लगे उसने 2 ग्रास ही खाए थे, उसको लगा उसका पेट बहुत भर गया, भारी हो गया पेट उसका, और देखा तो वो औरत गायब। तो उसने बोला यार तो बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है, अब क्या करूं? उसने बोला कि चल कोई बात नहीं, नहीं खाया जा रहा, अब यहाँ पे कौन देख रहा है। उसने नाले में वो पानी, जो जितना भी बचा हुआ खाना था वो नाले में प्रवाहित कर दिया, और फिर अपना कपड़ा वपड़ा लपेट के, अपना टॉवल वगैरह लपेट के वो वापस सन्यासी के पास आ गया। उन्होंने कहा और बेटा कैसा रहा, ठीक से स्नान किया? तो कहने लगे भोजन पूरा खाया बेटा? तो मैंने हाँ महाराज जी बहुत स्वादिष्ट भोजन था और मैंने पूरा खाना खाया। कहने लगे अच्छा। उसने दूसरे को बोला कि अब जाओ, तुम भी जाओ नहा के आओ, ये तो आ गए खाना खा के, सब कुछ फ्रेश होके आ गए, तुम भी जाओ ज़रा। वो भी गया। तो सेम वही घटना उसके साथ भी घटी, उसने भी वही हुआ उसके साथ। मुझे कहा कि खाना पूरा खाना है, उसने कहा बोला कि हाँ जी मैं पूरा खा लूँगा। उसको भी अत्यंत भूख, एकदम पेट में आग लगी एकदम।
तो उसने भी देखा कि भाई एक तो एक ग्रास खा के ही पेट भर गया बुरी तरह, ये तो भरी हुई थाली है, कैसे खाऊं इतना खाना। उसने बोला मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा ये तो। उसने भी वही किया, उसने भी बोला भाई नाले में ही डाल दो, अब तो और कोई चारा नहीं है। और आ गए वो भी महाराज जी के पास आ गए। उन्होंने बोला और बेटा तुमने भी पूर्ण भोजन किया? कहा हाँ महाराज पूरा भोजन कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो दोनों आंख बंद करो। वो दोनों आंख बंद करके बैठ गए, पता नहीं क्या महाराज प्राप्ति होने वाली है हमको। तो कहने लगे कि 5-7 मिनट बाद आंखें खोलना, ठीक है बेटा आंख बंद करो। तो वो आंख बंद करके बैठ गए दोनों के दोनों। और कहने लगे जैसे आंख उनकी खुली तो वो वहीं पहुंच गए जहाँ से चले थे ऋषिकेश। और कहने लगे जब वो उन्होंने देखा कि ये तो क्या है, हम तो जहाँ से चले थे ऋषिकेश वहीं पहुँच गए, तो उनको बहुत हैरानी हुई। और तब उन्होंने दोनों ने बैठ के मनन करना शुरू किया कि भाई ये क्या हुआ। तब उनको एहसास हुआ कि वो कह रहे थे मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, वो लूँगा नहीं, वो ले रहे थे परीक्षा। और उन्होंने पहले आगाह भी किया था मैं परीक्षा लूँगा। उन्होंने सोचा नहा धो के आने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद आके लेंगे परीक्षा, तो देखते हैं क्या परीक्षा लेंगे। उनको तो लग रहा होगा जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं इसी तरह के वो प्रश्न पूछेंगे। तो उनको क्या पता था कि साधक और सन्यासी लोग पहले ये देखते हैं कि सोल कितनी प्योर है, यानी कि बेस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी जो है वो है ट्रूथ। जब तुम सच ही नहीं बोल सकते तो तुम अध्यात्म के रास्ते पे किसी गुरु से दीक्षा लेने की या किसी की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? वो तो पहला स्टेप है। अगर वो सच बोल देते कि हमारा आज हमने एक ग्रास खाया, हमारा पेट अत्यंत भर गया और हम खा नहीं पाए, तो हमने वो उसी जल देवता को समर्पित कर दिया, सच बोल देते तो शायद उनको कुछ प्राप्ति हो भी जाती। तो मैंने ये देखा है कि जो मेरी अपनी सोच है कि अध्यात्म की बातें लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और अध्यात्म के रास्ते पे चलने की बात करते हैं, लेकिन जो बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है वो है ट्रूथ, वो सच्चाई है। पहले कुछ क्वालिटीज़ तो अपने अंदर इनकलकेट करो, अपने अंदर कुछ गुण तो लेके आओ। अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है, अध्यात्म तो बहुत दूर है इंसान से, प्रभु ईश्वर तो, और वो बहुत करीब भी है। अगर अपने अंदर सारे अच्छे गुण हम धीरे धीरे हम समाहित करने शुरू करें तो वो तो प्रकट है भीतर, स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, वो भीतर ही है वो सब कुछ। और ध्यान धारणा जो समाधि जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं वो उसके बाद की चीज़ें हैं, पहले है प्योरिटी। तो इस घटना को जब मैंने कल YouTube में एक वीडियो देख रही थी, उन कर्नाटका की वो जो माता जी हैं, और वो बद्रीनाथ में भी उन्होंने काफ़ी तपस्या की, और उनकी एक वीडियो है जो मुझे बहुत पसंद आई और मैं उसको देख रही थी जब, तो तब मुझे ये घटना याद आई, तो मैंने सोचा इसको शेयर करूं। तो उम्मीद है कि आपको ये घटना भी पसंद आई होगी। और ये घटना जो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मुझे सुनाई है एक महात्मा जी थे जो हमारे घर आए थे एक बार, वो गुजरात के थे। उनका नाम मुझे याद है, वे गणेश जी महाराज के नाम से, उन्हें गांव है एक वहाँ पर गुजरात में, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी क्या गांव है वो, वहाँ पे उनको काफ़ी लोग जानते हैं, साधक हैं वो। तो वो कहने लगे कि उनके गांव में एक बहुत प्रचलित हुई एक कहानी, और इस तरह की कहानियाँ मैंने कई जगहों पे सुनी हैं और वो काफ़ी आपस में मैच करती हैं वो कहानियाँ। कई हिमाचल की कहानियाँ हैं, कई उत्तराखंड की कहानियाँ हैं। उत्तराखंड में एक जो हमारे शादियों में बाजे वगैरह बजाते हैं बादी, तो उनमें से भी एक के साथ एक इस तरह की घटना हुई है कि उनके गांव में कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जो ये घटना सुनाते थे। तो उनके मतलब सोचो गणेश जी महाराज की एज कितनी रही होगी जब वो हमें मिले थे 2006 में, 2006 की घटना है। तो उनके भी किसी बुज़ुर्ग ने सुनाई होगी और उस समय वो भी शायद 56 की एज के होंगे, तो कितनी पुरानी घटना होगी। तो वो कहने लगे कि हमारे गांव में क्या है, वो गिर फॉरेस्ट पड़ते हैं वहाँ पर गुजरात में, जो गिर के जंगल पड़ते हैं जिनमें बहुत शेर वगैरह चीता ये सब रहते हैं। वो कह रहे मैंने भी साधना की है वहाँ गिर फॉरेस्ट में। तो कहने लगे वहाँ पर क्या होता है कि नदी है और नदी के उस पार जंगल है, तो गांव के जो जेंट्स वगैरह लोग हैं कई साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं गिर में, और कुछ लोग अपने लकड़ियों के उद्देश्य से भी जाते हैं और चीज़ें इकट्ठी करने के लिए, लकड़ियाँ या घास या कुछ जड़ी बूटियाँ इस तरह से। तो कहने एक आदमी गया जंगल,
तो क्या हुआ कि जंगल में चलते 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 उसको ना एक औरत के से रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अब घना जंगल, उसने क्या किया, उसको क्यूरियोसिटी हुई, उसने कहा भाई कोई ऐसे कैसे रो रहा है जंगल में, क्या पता अपने गांव की या कोई ऐसी औरत है जो परेशानी में हो, तो चलो चल के देखता हूँ। तो कहने लगे कि वो उस आवाज़ की दिशा में उसने चलना शुरू किया। तो चलते 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 उसने देखा है कि एक औरत ऐसे सर नीचे करके ना ऐसे रो रही है। तो उसने बोला कि भाई तुम कौन हो और इतने घने जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें, क्या कोई तुम्हें तकलीफ़ है। तो कहने लगे, उसने ऐसे सर ऊपर उठाया तो वो बोलने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे को मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे को ना मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूँ और मैं अपने पारिवारिक परेशानियों से बहुत तंग आ गई हूँ। कुछ उसने अपनी व्यथा इस तरह से सुनाई। तो उस आदमी ने देखा कि ये औरत ना विलक्षण सुंदर थी वो औरत। तो उसका एक तरह से आपसे जो मोह जागृत हुआ, उसके लिए प्रेम पैदा हुआ। तो उसने कहा कि तुझे मरने की ऐसी क्या ज़रूरत है, तू ऐसा कर मेरे साथ चल, मेरे घर चल। तो उसने उसको समझा बुझा के और कहा कि मेरी भी शादी नहीं हुई है और अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों गांव में खुशी खुशी रहेंगे अपना, और तुम्हें इस तरह से रोने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं वो मान गई और वो उसके साथ आ गई। तो गांव के लोगों ने पूरी धूमधाम से सब व्यवस्थाएं करके उसकी शादी करी, विधि विधान से जैसे होती हैं। तो शादी की तो बड़े खुश थे दोनों के दोनों। वो अपने काम में बहुत परफेक्ट थी, मतलब गांव में उसका चर्चा थी कि मतलब उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो इतना फास्ट काम करती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से करती थी। तो अच्छे से सब कुछ कहानी हो गई, काम शादी वादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, 1 बच्चा 2 बच्चे 4 बच्चे हो गए उनके। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति था वो घर के किसी काम से बाहर चला गया और 3-4 दिन तक वो उसने बोला अपनी वाइफ से कि मैं बाहर जाऊंगा और मतलब 3-4 दिन तक घर नहीं आऊँगा। तो वो अपने काम से कहीं गया और बारिश का बहुत ज़्यादा टाइम था और उस टाइम क्या होता था कि चूल्हे जलते थे और अगर लकड़ी वगैरह ख़त्म हो गई तो समझ लीजिए बड़ी मुसीबत है कि चूल्हा कैसे जलेगा, लकड़ियाँ गीली हैं। तो क्या हुआ बाई चांस कि बहुत लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही और जो उन्होंने लकड़ियाँ जलाने के लिए रखी थी इकट्ठी करके वो भी ख़त्म हो गई और जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी वो गीली थी। और बच्चे स्कूल वगैरह जाते होंगे, जहाँ भी पढ़ने जाते होंगे, कुछ काम करते होंगे बच्चे, तो उनके आने का वक्त हो गया, खेलने गए होंगे। तो उसने सोचा अब खाना कैसे बनाऊँ इन बच्चों के लिए। तो उस औरत ने क्या किया कि अपना पैर जो है वो चूल्हे में डाला हुआ और वो खूब बढ़िया आग जल रही है उसमें और वो खाना पका रही है। और उसी टाइम क्या हुआ कि वो बाई चांस वो आदमी जो है वो घर वापस आ गया और उसने देखा कि ये क्या हो रखा है, इसने तो पैर डाला हुआ है चूल्हे में और वो खूब लगी हुई है आग, खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना पक रहा है। और उसने देखा तो वो ऐसे भौंचक्का रह गया। उसने कहा ये क्या कर रही हो, एकदम से उसके मुंह में से निकला एकदम से, क्योंकि वो बड़ी अनहोनी सी घटना थी और वो कुछ सोच भी नहीं पाया वो। और उसने एकदम से अपना पैर निकाला और उसने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में ना पूरे आंसू भरे हुए। उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कि मैं चुड़ैल हूँ और हम लोग भी प्रेम की तलाश में और इस तरह से भटकते रहते हैं। और जो पहले भी वो रो रही थी, वो पहले इसी वजह से रो रही थी कि पहले भी वो किसी के साथ रहती थी और उसका इसी तरह से उसका भेद उजागर हो गया था, तो वो छोड़ के वापस जंगल आने लगी। तो बहुत रोई और कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बच्चों से भी बहुत प्रेम है, लेकिन तुम इनकी देखभाल अच्छे से करना और मैं वापस अब उसी जगह जा रही हूँ। यानी कि फिर से वो किसी और आदमी की तलाश में फिर वापस अपनी जगह पे उसी जंगल में पहुँच गई।
तो ये घटना सच है या काल्पनिक है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत जगह में सुनने में मिलती हैं। तो जो मैं आपको उत्तराखंड की कहानी बता रही थी, एक कोई औजी कहते हैं हमारे यहाँ जो गाना वगैरह बजाते हैं, तो उसने भी की थी एक प्रेतनी से शादी, और वो गांव में बहुत चर्चा का विषय है। वो कहानी भी फिर मैं कभी आपको सुनाऊंगी। तो अब आप बताइएगा आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी। और इसमें 2 तो सत्य घटनाएं हैं और तीसरी जो है ये मेरी भी सुनी हुई है, तो इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है या काल्पनिक है। पर जो भी है एक सोचने पर मजबूर करती है कि संसार बहुत विचित्र है और यहाँ कुछ भी संभव है। और अब हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप इन घटनाओं को किस ढंग से लेते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।